ये कहानी आज से 1 महीने पहले की है। बारिश हो रही थी। मैं अपने आखिरी ट्यूशन पढ़ा के घर लौट रहा था। तभी मेरा फ़ोन बजा। एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मैं फ़ोन उठाया। सर आप आ रहे हैं ना? रीमा, तुम अपने गांव से कब आई? तबीयत कैसा है तुम्हारा? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप आ जाइए। बहुत दिन हो गए किताबों को हाथ लगाए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुंह से जाने की बात बोलने के बावजूद भी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। मौसम भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। हफ्ते में एक दिन इसी वक्त रीमा को पढ़ाने जाता था मैं। सामने हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम भी था और वैसे भी वो 2 हफ्ते का छुट्टी लेकर घर गई हुई थी। साल के इसी समय रीमा के घर के वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। उसने मुझे बहुत बार कही है जाने के लिए। वहाँ जाने के कुछ दिन बाद उसका बड़ा भाई शांतनु ने मुझे खबर दिया, रीमा का एक एक्सीडेंट हुआ है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसी दिन शाम को शांतनु ने मुझे कॉल करके बताया, रीमा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। रीमा अभी खतरे से बाहर है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है तो मैं कैसे ना कर सकता हूँ। शाम के करीब 9 बज रहे थे। मैं रीमा के घर पहुँचा। दरअसल वो अपने मौसी के घर पे रहती है। रीमा घर पे अकेली थी। मैंने उससे पूछा, इतने रात गए तुम्हारे मौसी, शांतनु सब कहाँ गए? वो सब पड़ोसी के घर में ही गए हुए हैं सर। अभी आ जाएंगे। सर मैं आपके लिए चाय बना के लाऊं? नहीं नहीं, तुम्हें इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम पढ़ो। बाहर तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी अचानक लाइट चला गया। तभी मैंने पीछे से देखा, रीमा बाहर से आ रही थी। इतनी जल्दी वो पीछे कब गई मुझे पता भी नहीं चला। कुछ समय पढ़ने के बाद मैंने रीमा से कहा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी अभी तुम ठीक हुए हो, थोड़ा आराम करो। ठीक है सर। और फिर उसने कहा, सर एक बात कहनी थी आपसे। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे घर मेला देखने आएंगे। आपको याद है ना सर? आएंगे ना आप? ये बात कहते हुए वो रो पड़ी और वो फिर मेरे पैर छू के मेरा आशीर्वाद लिया। ये क्या? रीमा का हाथ तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा था। फिर मैं बाहर आया। बाहर खूब अंधेरा था। मैं साइकिल में चढ़ने ही जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने कहा, मास्टर जी आप यहाँ किसी को पढ़ाने आए थे क्या? मैं भी थोड़ा बाहर गया था। आपको शायद खबर मिला है, आपका स्टूडेंट रीमा, आज शाम को उसका देहांत हो गया है। मैं चौंक गया। क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं अभी उसे पढ़ा के आ रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप मास्टर जी? देखिए, उन लोगों के घर में तो ताला लगा हुआ है। मेरे सुनने का क्षमता धीरे धीरे कम हो रहा था। अभी किसे पढ़ा रहा था मैं? तभी हम दोनों ने देखा, वो आदमी डर के अपने घर की ओर भागा। मैं भी वहां से निकल गया। बारिश थम चुका था। रीमा के रोने का आवाज़ मेरे कानों में गूंज रहा था। तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा। उस तरफ से शांतनु रोते हुए बोल रहा था, सर रीमा को बचा नहीं पाए, हम अभी हॉस्पिटल में हैं।
उसे लेकर हम लौट रहे हैं। बात करने की क्षमता भी मैं खो चुका था। कुछ दूर जाने के बाद एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। गाड़ी के अंदर से शांतनु और उसके पापा बाहर निकले। मैंने देखा गाड़ी के अंदर रीमा बेजान लेटी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सोई हुई है। ये क्या हो गया सर? ऐसा हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। आप जल्दी से घर चले जाइए सर। इतने रात को आप बाहर मत रहिए। ये सब कह के वो लोग चले गए। मैं इतना निराश हो चुका था कि मैं उन लोगों को कुछ जवाब भी नहीं दे पाया। मैं कुछ देर तक वही चुपचाप खड़ा रहा। कुछ लड़कों के शोर सुनकर मेरा होश लौटा। मास्टर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग इतने रात गए कहाँ जा रहे हो? पूछिए मत मास्टर जी। रीमा का देहांत हो गया है, शायद आपको पता है। उसका बॉडी ले आने के समय उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और शांतनु और उसके पापा भी गुजर गए हैं। पुलिस स्टेशन से खबर आया था, इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। ये बात सुनकर मैंने अपना होश खो दिया। आँख खोलने पर मैंने देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। खिड़की की तरफ आँख चला गया मेरा। मैंने देखा 3 काली परछाई मुझे देख रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। उन लोगों के प्यार और इज्जत की वजह से ही मैं आज जिंदा था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता।